कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक वैज्ञानिक के लैब की सच्चाई एक कोर्ट के फैसले से टकराती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की जहां पर्यावरण की सुरक्षा की जंग कानून की किताबों के जरिए लड़ी जाती है। देखिए, इकोलॉजी का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन यही सिद्धांत जब अदालत में पहुंचता है ना, तो एक पहेली बन जाता है। जरा सोचिए, एक जज को एक मकड़ी का जाला सुलझाना है, जहां एक धागा खींचने से पूरा का पूरा ढांचा हिल जाता है। यही वो चुनौती है जो पर्यावरण कानून के केंद्र में है। इस मुश्किल को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक केस देखते हैं। एक फैक्ट्री बनाम दो झीलें। ये एक ऐसी कानूनी लड़ाई है जो साफ दिखाती है कि जब विज्ञान और कानून के रास्ते आपस में टकराते हैं तो असल में होता क्या है। तो यहां एक क्लासिक डेडलॉक की स्थिति बन गई। एक तरफ था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कह रहा था देखो, ये इंडस्ट्री खतरनाक है और नियमों को तोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी कंपनी को सरकार से छूट मिल गई थी। अब जब दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे तो उनके एक्सपर्ट्स एक दूसरे की बातों को काट रहे थे और कोर्ट एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां कोई फैसला लेना लगभग नामुमकिन था। तो ये मामला सिर्फ एक फैक्ट्री और दो झीलों का नहीं था। ये उस बहुत बड़ी चुनौती का एक प्रतीक है जिसका सामना आज दुनिया भर की अदालतें कर रही हैं कि जब विज्ञान के तथ्य ही साफ ना हो तो आखिर न्याय कैसे किया जाए। तो चलिए अब इस एक केस से आगे बढ़ते हैं और उस तनाव को समझते हैं जो विज्ञान के तौर तरीकों और कानून की अपनी मांगों के बीच हमेशा बना रहता है। और यह समस्या सिर्फ किसी एक देश की नहीं है। पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स यही सवाल उठा रहे हैं। क्या हम जजों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कानूनी विशेषज्ञ होने के साथ साथ वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी बन जाएं? जब एक जज को किसी पेचीदा केमिकल एनालिसिस या इकोलॉजिकल मॉडल को समझना पड़ता है तो पूरे सिस्टम पर जबरदस्त दबाव बनता है। असल में यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। देखिए, कोर्ट को आज अभी एक पक्का फैसला चाहिए होता है, लेकिन एक लैब में वहां सच्चाई एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जहां आज के नतीजे कल बदल सकते हैं। कानून को निश्चितता चाहिए और विज्ञान अनिश्चितता में ही आगे बढ़ता है। यही तो असली संघर्ष है। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक अक्सर कोर्ट को सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दे पाते। खैर, इसके कई वजह हैं। नए केमिकल्स पर डेटा अक्सर पूरा नहीं होता। जो स्टडीज होती हैं वो जानवरों पर होती हैं, इंसानों पर नहीं। और किसी एक पोल्यूटेंट का सटीक असर साबित करना तो लगभग नामुमकिन हो सकता है। यही अनिश्चितता कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो इस अनिश्चितता की खाई को पाटने के लिए कानून को भी खुद को बदलना पड़ा और इसी जरूरत ने एक क्रांतिकारी नए सिद्धांत को जन्म दिया। पहले कानून इस सोच पर चलता था कि हमारा पर्यावरण एक स्पंज जैसा है जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो सोख ही सकता है। लेकिन 1992 के रियो सम्मेलन के बाद ये सोच पूरी तरह बदल गई। अब सिद्धांत ये है, आग लगने का इंतजार क्यों करना? अगर धुएं का हल्का सा भी अंदेशा है तो तुरंत एक्शन लो। मतलब नुकसान के सबूत का इंतजार मत करो, खतरे को ही रोक दो। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एहतियाती सिद्धांत कहता है, बाद में पछताने से तो अच्छा है कि पहले ही सुरक्षित रहा जाए। और इसने पर्यावरण कानून के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी ने सब कुछ बदल दिया। यह कानून की दुनिया में एक भूकंप जैसा था। पहले क्या था, आम लोगों को यह साबित करना पड़ता था कि देखो, इस फैक्ट्री से नुकसान होगा। अब सारा का सारा बोझ पलट गया है। अब कंपनी को यह साबित करना होगा कि उनका काम पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सेफ है। यह एक असली गेम चेंजर है। तो ठीक है, अगर हमारी पारंपरिक अदालतें वैज्ञानिक जटिलताओं से जूझ रही हैं तो इसका हल क्या है? खैर, अदालत ने खुद ही इसका एक ठोस समाधान सुझाया। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। दशकों पहले 1986 में ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी खास अदालतों की जरूरत को पहचान लिया था जो वैज्ञानिक और न्यायिक दोनों तरह की विशेषज्ञता को एक साथ ला सकें। और ये सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। लॉर्ड वुल्फ ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। एक वन स्टॉप शॉप जहां पर्यावरण से जुड़े सभी विवादों को एक्सपर्ट्स के जरिए तेजी से सुलझाया जा सके। ये अच्छी गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये आइडिया असल में काम कैसे करता है? अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सफल मॉडल और भारत के लिए प्रस्तावित मॉडल को देखें तो दोनों में एक ही मूल विचार है, जजों के साथ वैज्ञानिकों को बिठाओ। मतलब न्यायिक प्रक्रिया को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मिला दो ताकि जो फैसले हों वो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों और मजबूत वैज्ञानिक आधार पर टिके हों। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बहस नहीं है। कोर्ट ने सरकार को एक साफ सुथरा रोड मैप दिया। कानूनों में बदलाव करो, ट्रिब्यूनल्स में वैज्ञानिकों को लाओ और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो उन डेडलॉक से बच सके जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था।
लेकिन ये सब सिर्फ कानूनी दांव-पेच के बारे में नहीं है। इन फैसलों के पीछे एक बहुत गहरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम जो भी फैसले लेते हैं उनका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम इस धरती के मालिक नहीं, सिर्फ संरक्षक हैं, और वो भी कुछ समय के लिए। ये विचार 1972 के स्टॉकहोम घोषणा पत्र में भी साफ तौर पर लिखा है, जो आधुनिक पर्यावरण कानून का एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा फर्ज आज से कहीं आगे तक का है। और दूसरा सिद्धांत इस बात पर और भी ज्यादा जोर देता है। बात सिर्फ पॉल्यूशन रोकने की नहीं है, बात हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से बचाने की है, उस भविष्य के लिए जिसे शायद हम कभी देख भी ना पाएं। और बस यही है पूरी बात का सार। कानूनी सुधारों को एक नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ना। बेहतर अदालतें बनाने का मतलब सिर्फ बेहतर फैसले लेना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपने फर्ज को निभाना भी है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं जो सिर्फ वकीलों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हम एक ऐसा कानूनी सिस्टम कैसे बनाएं जो न सिर्फ आज के झगड़ों को सुलझाए, बल्कि उन लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करे जिनकी अभी कोई आवाज ही नहीं है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं।